अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखने और सुनने वालों, आज के लेक्चर में अपना हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7, कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। प्रीवियस चैप्टर में हमने चैप्टर 6 कंक्लूड किया था, जिसका टाइटल था नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। हमने नेशनल इनकम को डिटरमिन किया था। हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड बराबर है किसके, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब आगे जितने भी चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं वो यही एग्रीगेट डिमांड है। सर कैसे? ये क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन और कंजम्पशन के साथ आपको पता है कि मिलती जुलती जो दूसरी टर्म है वो सेविंग, यानी एक तो खर्चा है और दूसरा फिर हमारी सेविंग हो जाएगी। सेम इसी तरह इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये दो हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 में और 8। ये दो हमारे चैप्टर हैं, चैप्टर 7 और 8। इसमें गवर्नमेंट की कोई ख़ास डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगी, हाँ थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हर एक चैप्टर में सारे लोग आ रहे होंगे। ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ सोलली हम ये दो एजेंट्स जो है वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट भी आ सकती है लेकिन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होगा। चैप्टर नंबर 9 हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी, गवर्नमेंट के फिनांसिस और बाकी दूसरी चीज़ें जो गवर्नमेंट से रिलेट कर रही है। जैसे आपने कल एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ के प्रीवियस लेक्चर में देखा था, चेंज इन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में जब हम इसको शिफ्ट कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़, ये बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। तो वो चैप्टर 9 में हम इसको स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 13 हमारा सॉलिडली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिस्कस कर रहा होता है। बाकी सर 10, 11, 12 ये चैप्टर क्या है? ये सपोर्टिव चैप्टर है, इसमें और चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर 7, 8, 9 और 13 ये एग्रीगेट डिमांड है। इसमें ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं, उसका टाइटल देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसका टाइटल देखें, कंजम्पशन, कंजम्पशन के साथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये चैप्टर 7 का टाइटल भी है। इसमें सबसे पहले ये इसके नाम में ये 3 कॉन्सेप्ट होंगे हमारे, कंजम्पशन, उसके बाद सेविंग एंड देन हम इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। सिर्फ ये 3 चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले कंजम्पशन बताए, कंजम्पशन किसे कहते हैं? खर्चे को, उर्दू तर्जुमा इसका। खर्चा किसे कहते हैं? इनकम का वो हिस्सा जो हम खर्च करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, इज कॉल्ड कंजम्पशन। ये कंजम्पशन की डेफिनेशन है। उसके बाद सेविंग की डिफाइन करें, शाबाश। इनकम का वो हिस्सा जो हम खर्च नहीं करते, क्या करते हैं फिर इसको सेव करते हैं, इज कॉल्ड सेविंग। उसको खर्च नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ये सेविंग की डेफिनेशन है। कंजम्पशन इज पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम विच इज स्पेंड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस बताया था कि कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। कंज्यूमर गुड कहते हैं वो जो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, जो बायर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, बर्गर आपने खा लिया, कपड़े आपने पहन लिए, जूता आपने यूज़ कर लिया, मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, आइसक्रीम आप खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं, ये डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हैं, इससे कोई दूसरी चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे। जबकि कैपिटल गुड की डेफिनेशन थी कि वो खर्चा जिसको आप यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इसकी क्लासिक एग्जांपल थी फ्राइज बनाने वाली मशीन, ठीक है, कपड़े बनाने वाली मशीन। इसको आप इस्तेमाल करके फेंक नहीं देते कि बस ये एक दफ़ा इस्तेमाल हो गई, अब मशीन अभी ख़त्म हो गई, नहीं ना, वो मशीन ख़त्म होती है बल्कि अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है और इसको आप फर्दर यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इटसेल्फ इससे नहीं कुछ होता, यानी उस मशीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप इससे कोई दूसरी चीज़ बनाएं। डिटरमिनेंट्स ऑफ
कंजम्पशन। अच्छा, ये लफ्ज लिखा हुआ है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल किसे कहते हैं? जिसको आप लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हैं, और नॉन ड्यूरेबल जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते। टमाटर को क्या आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसको लॉन्ग टर्म में स्टोर नहीं कर सकते, जबकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जैसे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, लैपटॉप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फैन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, लाइट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को यूजुअली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स देखें। आपको पता है डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं उस मेन टॉपिक को, यानी कंजम्पशन को। कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स, कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स से मुराद यह है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे खर्चे कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा खर्चे बढ़ जाता है, वो सारे फैक्टर। अच्छा, कुछ फैक्टर आपने पढ़े थे कि हम पैसे खर्च करते हैं, ये नहीं इसका मतलब ये हुआ कि हम कंज्यूम करेंगे। तो ये लफ्ज़ कंज्यूम, ये लफ्ज़ परचेज करना, खर्च करना, एक्वायर करना, ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि हम चीज़ें परचेज करते हैं, परचेजिंग पावर। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मिलती जुलती बातें होंगी। जैसे आप मुझे बता सकते हैं आपकी इनकम ज़्यादा तो आप डिमांड कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं? ज़्यादा करते हैं डिमांड। आपकी इनकम ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, आप उस वक्त फिर ज़्यादा खर्च करते हैं। आपकी एबिलिटी टू पे भी, एबिलिटी टू बाय भी ज़्यादा, और आप ज़्यादा पे भी कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इनकम ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा, डिस्पोजेबल इनकम कम तो कंजम्पशन कम। और याद रखिएगा ये क्या है? प्राइमरी डिटर्मिनेंट है। चैप्टर 2 में आपको बताया था कि प्राइस भी प्राइमरी डिटर्मिनेंट है। लॉ ऑफ सप्लाई में भी बताया था उसके डिटर्मिनेंट्स में कि प्राइस प्राइमरी डिटर्मिनेंट है। होता क्या है प्राइमरी डिटर्मिनेंट की वजह से? उसकी वजह से वो पार्टिकुलर कर्व बनता है। ये कंजम्पशन एक कर्व हम बनाएंगे। कंजम्पशन कर्व बनेगा, किस वजह से बनेगा? डिस्पोजेबल इनकम की वजह से बनेगा। आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज। अच्छा, प्राइस के अलावा बाकी कौन से फैक्टर थे लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ सप्लाई में, उसके डिटर्मिनेंट्स में? बाकी सारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट थे। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से क्या होता है? जो भी कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो इसके साथ आपने लिखना है लाइक प्राइस डिटर्मिनेंट। लाइक प्राइस लिखें, इधर जगह होगी, मैंने जूम किया हुआ ज्यादा, इधर आपके पास जगह होगी, इधर आपने लिखना है लाइक प्राइस। और प्राइस का आपको पता है, उसको फिर सर्कल करें, उसके साथ लिख लें इसकी वजह से मूवमेंट होगी, कंजम्पशन कर्व मूव करेगा। जबकि बाकी सारे आप ऐसे लाइन लगाएंगे और लिखेंगे लाइक नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। और बताएं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से होता क्या था? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से कंजम्पशन कर्व चेंज होगा, शिफ्ट होगा ये। और शिफ्ट आपको पता है कि राइटवर्ड भी हो सकता है और ये लेफ्टवर्ड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। अभी कर हमने ड्रॉ नहीं किया, पता नहीं राइट वो कौन होगा, लेफ्ट कौन होगा, शायद अपवर्ड और डाउनवर्ड हो। बस हमें इतना पता है डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा। डिस्पोजेबल इनकम कम तो हम खर्च नहीं कर सकते, कंजम्पशन कम हो जाएगी। ओके, इधर भी इनकम लिखा हुआ है, इधर भी इनकम लिखा हुआ है, दोनों में क्या फर्क है पता नहीं। इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए है और क्लास में भी 100 स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल बैठे हुए। मैं काम करता हूं कि मैं एक बंदे को 99 दे देता हूं, 99, और बाकी 99 लोगों को 1 रुपया दे देता हूं खर्च करने के लिए, और मैं कहता हूं जाओ याशी करो। एक सूरत यह है। दूसरी सूरत, दूसरी सिचुएशन कंडीशन के 100 रुपए है, 100 लोग ही बैठे हुए हैं, सबको मैंने 1-1 रुपया दिया। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि सिचुएशन ए या सिचुएशन बी, किस केस में कंजम्पशन ज्यादा होगी? क्या दोनों इक्वल होगी, बराबर? किसी में कम, किसी में ज्यादा, बता सकते हैं? यहां पे तो चलो ये 1 रुपया खर्च हो जाएगा, 99 लोग हैं, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो पता नहीं इनके हिस्से में कितना आएगा। और एक बंदे के पास 99 है, एक बंदे के पास 99 है, ये 99 में से कितना खर्च कर लेगा? फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादा भी खर्च करता है ना, तो ये 99 में से 30 रुपीज, 40 रुपीज खर्च करता है, तो इसका खर्चा 30 रुपीज लगा ले, इसका खर्चा 1 लगा ले, तो टोटल 31 रुपीज खर्च किए।
और इधर हर बंदे के पास 1-1 रुपया, और हमने उनसे कहा ये 1 रुपया लो, जाओ याशी करो, जो जो दिल चाहे खा पी लेना। वो कैंटीन पे जाते हैं और 1-1 रुपया खर्च करके आ जाते हैं, सबके पास 1-1 था। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 100। कंजम्पशन बराबर होगी इसके 100 के। इधर कंजम्पशन कितनी है? 31, और इधर 100। ये क्यों ऐसे हुआ? यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस केस में ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस केस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अमीर लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, गरीब के पास पैसा कम होता है। आप मुझे बता सकते हैं कि कंजम्पशन खर्च कौन ज्यादा करता है? कौन ज्यादा खर्च करता है? अब दो सवाल, एक तो मेरा यह है कि आप अमाउंट में बताएंगे सबसे पहले, चूंकि बेसिकली। दूसरा, कौन अपनी इनकम का सबसे ज्यादा परसेंट खर्च करता है? अब बताएं शाबाश। अगेन अमीर? नो, अमीर नहीं, गरीब। गरीब। और भाई जिसके पास 10 रुपए, जिसकी इनकम ही 100 रुपए है, वो तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करेगा। उससे पूछते हो भाई कितने पैसे जोड़े? यार गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। यहां पे तो मैं नेसेसिटीज जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहा हूं, मैं लग्जरीज की तरफ ही नहीं जा सकता। आप कहते हो कि मैं सेविंग करूंगा, सेविंग नहीं होनी मेरे से। तो ये अपना मेरा ख्याल है कि 100% क्या करता है? कंज्यूम करता है। जबकि जिसकी इनकम ही 1 लाख है, वो कहेगा ज्यादा भी खर्च हो, मैं ज्यादा भी खर्च करूं ना, तो तकरीबन मैं 30% अपने बचा ही सकता हूं। ये कंजम्पशन, ये सेविंग। तो ये याद रखिएगा, गरीब की कंजम्पशन उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, अपनी इनकम का 100% वो खर्च करता है, जबकि अमीर अपनी इनकम का 100% खर्च नहीं करता। हाँ, अमाउंट में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी इनकम ज्यादा है ना, जाहिर बात है उसकी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी अमाउंट में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर ये इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, तो बताएं साहब फिर कंजम्पशन कैसी होगी? कंजम्पशन ज्यादा होगी। जितनी ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जितना ये अमीर गरीब का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ये कंजम्पशन कम होती जाएगी। इसलिए आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। याद है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्यों? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। जब कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा, तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। कुछ बात समझ आई? तो डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कंजम्पशन ज्यादा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कंजम्पशन कम। A more equal distribution of income will shift the consumption function upward. अच्छा, पता नहीं ये फंक्शन अपवर्ड क्यों शिफ्ट कर रहा है, मुझे तो ये पता है, ए मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ज्यादा, कंजम्पशन बढ़ रही है। किस वजह से बढ़ रही है? किस वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से, जो कि नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है। और अगर नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से कंजम्पशन बढ़े तो कंजम्पशन कर्व शिफ्ट होगा। अच्छा, कंजम्पशन बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? राइटवर्ड होगा। और यहां पे वो राइटवर्ड नहीं यूज कर रहा, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड कर रहा है। हमें चूंकि आदत है ना राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड यूज करते हैं। अब जो है इसके बाद आपको बात समझ आ गई राइटवर्ड की और लेफ्टवर्ड की, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैं यूज करूंगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक, अभी तक मैं राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड यूज कर रहा था ताकि वो सिमेट्री रहे। अब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। अब हम यूज करेंगे जो इसके अपनी टर्म्स है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वेल्थ, ये इसकी क्लासिक एग्जांपल है। अमीर जो होते हैं, जो खानदानी रईस होते हैं, उनकी कंजम्पशन ज्यादा होती है, जिसकी इनकम वेल्थ कम है उसकी कंजम्पशन भी कम होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ। एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंजेस, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चैप्टर 2 में पढ़ा रहा हूं दोबारा। एक्सपेक्टेशन बताएं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंजेस। क्या हुआ था चैप्टर 2 में? फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ेगी, तो डिमांड हमने आज बढ़ाई थी। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ी है, फ्यूचर की प्राइस, आज प्राइसेस नहीं बढ़ी, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो है ना कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी। तो जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो आज हम डिमांड ज्यादा करेंगे, आज ज्यादा कंज्यूम करेंगे।
बताएं, जब आज ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो कंजम्पशन इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंजेस विच इज नॉन प्राइस डिटरमिनेंट। उसकी वजह से कंजम्पशन कर शिफ्ट होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इंटरेस्ट रेट को छोड़ें, पहले मुझे बताएं क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी यस तो डिमांड ज्यादा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी नो तो डिमांड कम। याद है वो आपको वो लाइन? वो एक दो बंदे के पास हम गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई कश्मीर की आज़ादी तक उधार बिल्कुल बंद है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। ये देखे हुए हैं आपने, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल आपने देखे हुए लाइन। तो ये दो लाइनें दिखी थी। एक लाइन जो आपने सुनी वो क्या थी? नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। इसने भी आपको मना किया था, और आप जब अगले चौक गए आप, वहां से उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप हमें शक्ल से भी अच्छे लगते हैं और आप है भी अच्छे माशाल्लाह, तो हम बिल्कुल आपको क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, आप चीज़ें ले जाए, बाद में पैसे बेशक दे दीजिएगा। तो बताएं शाबाश, उसकी डिमांड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी डिमांड। क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, कंजम्पशन भी ज़्यादा। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट किससे कहते हैं? सूद को। और इंटरेस्ट रेट का हम जो तर्जुमा करते हैं वो कहते हैं बदले में जो पैसे मिलेंगे हमें, जो पैसे हमें बदले में मिलेंगे। अब अगर पैसे बदले में ज्यादा मिलेंगे तो क्या करेंगे हम? ओके ये देखें, कंजम्पशन हम कर रहे हैं, हम क्या करें? कंजम्पशन पढ़ रहे हैं। कंजम्पशन क्या है? खर्चा। हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, मैं कोशिश करूंगा अच्छी सी गाड़ी बनाऊं, और अच्छी सी गाड़ी बन गई। कुछ एक टायर बड़ा एक छोटा, खैर है कोई नहीं। ये गाड़ी मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं? चैप्टर 1। और इस्लामिक फाइनेंसिंग भी है, और आपको पता है अदर मोड्स भी है, मैं लोन भी ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक जाता हूं, मैं बैंक से कहता हूं, बैंक वाले भैया मुझे लोन चाहिए। कहते ठीक है हम लोन दे देते हैं आपको। कितना लोन चाहिए? मैंने कहा मुझे चाहिए 2 मिलियन करें, चले 5 मिलियन करते हैं, अच्छी गाड़ी है हमारी, मुझे 5 मिलियन का लोन चाहिए। कहते सर लोन तो ले लें पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन में दे रहा हूँ, आपको 3 साल बाद पे करना पड़ेगा 10 मिलियन, 100% इंटरेस्ट। चलें इसको थोड़ा कम कर देते हैं ना, आपको 7.5 मिलियन 50% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं। एक दूसरी ऑप्शन है कि हम लोन ले रहे हैं, 5 मिलियन का इधर से भी हमें मिल रहा है, और 3 साल के बाद हमें 5.25 मिलियन पे करना पड़ेगा। बताएं आप क्या करेंगे? कौन सी फैसिलिटी अडॉप्ट करेंगे? कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे आप? दिस वन और दिस वन? डेफिनेटली दिस वन, क्योंकि बाद में आपको थोड़े से पैसे पे करने पड़ रहे हैं, और अब आप ज़्यादा लोन भी लेंगे, आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, 0.25 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं अगर ज़्यादा लोन लेता हूं फिर मैं ज़्यादा गाड़ियां परचेज कर सकता हूं। लोग ऐसे करते हैं, फिर बिजनेस के लिए पैसे लेते हैं, फिर घर के लिए भी पैसे लेते हैं, क्योंकि लोन सस्ता है। तो अगर लोन सस्ता होगा तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा इनकम आएगी, तो ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेट कम होगा, ये रेट कम होगा, ये तकरीबन है 0.25% कि नहीं, इससे भी कम। अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम होगा, बदले में पे करने वाले, बदले में देने वाले पैसे कम, तो कंजम्पशन ज़्यादा। हम क्या करेंगे? लोन ज़्यादा लेंगे, लोन ज़्यादा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा। मैं लिख देता हूँ लोन ज़्यादा, कंजम्पशन भी ज़्यादा। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा
ये आप नोट कर रहे हैं ना, मुझे पता है, लोन इसलिए आपके लिए लिख रहा हूँ, कम और क्रेडिट सॉरी कंजम्पशन भी कम जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, ठीक है, फिर हम कहेंगे हम लोन नहीं लेंगे। कंज्यूमर फाइनेंस एक्सपेंसिव गुड्स जितने भी हैं उसको हम फाइनेंस करते हैं थ्रू लोन। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो हम ज़्यादा लोन लेते हैं, हम ज़्यादा लोन लेते हैं, कंजम्पशन हमारी बढ़ जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोन नहीं लेंगे और कंजम्पशन भी हमारी कम हो जाएगी। क्लियर? चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी बताया था आपको, फिस्कल का लफ्ज जिधर आएगा तो दो बातें आपके जहन में आनी चाहिए, एक टैक्स और एक गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी ये टैक्स की पॉलिसी है, किसकी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, क्योंकि टैक्स इंप्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अगर टैक्स रेट डिक्रीजेस, टैक्स रेट कम, और आपको पता है टैक्स वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, ये वो पैसा जो गवर्नमेंट को जाता है, दिस विल कॉज इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर लीडिंग टू इंक्रीज्ड कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन बढ़ रही है, आप बताएं कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये एक्सपेंशन इन कंजम्पशन है या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंजम्पशन है? शाबाश, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, ये तो नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से कंजम्पशन चेंज होगी, तो कंजम्पशन में कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड नहीं बल्कि कंजम्पशन कर्व तो चेंज होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, सॉरी अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस केस में कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो अपवर्ड, और अगर टैक्स रेट ज़्यादा बढ़े, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर कंजम्पशन डाउनवर्ड शिफ्ट। मनी सप्लाई ज़्यादा तो लोगों की इनकम ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा, मनी सप्लाई का मतलब है नए नोट छापना, नए करेंसी नोट छापना। गवर्नमेंट अगर ज़्यादा करेंसी नोट छापेगी तो मुल्क में पैसे ज़्यादा होंगे, लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, लोगों की इनकम ज़्यादा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा। अब आप ऐसा करें, इनकम लिख लें, वाई ज़्यादा, ऐसे लिखा करें, वाई ज़्यादा, सी ज़्यादा, अपर डाउनवर्ड कुछ भी नहीं, अपर डाउनवर्ड नहीं, कंजम्पशन कर्व इसकी वजह से बनेगा क्योंकि ये प्राइस डिटरमिनेंट है। और नॉन प्राइस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ज़्यादा, अपवर्ड। एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंजेस इसके साथ लिख लें, इंक्रीज, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड इंक्रीज, तो कंजम्पशन आज ज़्यादा, अपवर्ड। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को अंडरलाइन करके लिख लें इधर, इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट रेट कम तो लोन ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा, अपवर्ड। क्रेडिट अवेलेबिलिटी के साथ लिखें यस, कंजम्पशन ज़्यादा, अपवर्ड, लिख लेना ताकि याद रहे फिर। अच्छा, ये तो इनकम का वो हिस्सा था जो आप खर्च करते थे। अब सेविंग बता सकते हैं? बता सकते हैं, शाबाश, बताएं 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 भैया, आवाज़ नहीं आ रही, क्लास तक आवाज़ आनी चाहिए, क्लास तक आनी चाहिए आवाज़। इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च नहीं करते, तो क्या करते हैं? सेव करते हैं, सेव करते हैं। पूछें पूछें घर वालों से, पैसे सेव किए मैं आप लोगों ने, पैसे जोड़े मैं ईद के लिए? सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस इनकम में से कंजम्पशन माइनस करो, बाकी आपके सेविंग हो जाएगी। सेविंग इज पोस्टपोन्ड कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या है? पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड कहते हैं कि आप एक खर्चा जो आपने करना था उसको आप डिले कर रहे हो। यानी मैं छोटी ईद के लिए जो है वो मेरे पास कपड़े हैं, तो मैं इंशाल्लाह बड़ी ईद पे जो है वो नए सूट बनवाऊंगा, ठीक है। ये आपने क्या क्या खर्चा आपका जो होना था वो आपने पोस्टपोन्ड किया, खर्चा पोस्टपोन्ड हो गया तो खर्चा नहीं ना हो रहा। जब खर्चा नहीं होगा तो उन पैसों को क्या करेंगे? सेव करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग्स, इसका मतलब यह है कि कुछ फैक्टर्स इधर भी होंगे जो सेविंग को इफेक्ट कर रहे होंगे। ओके, चलें, कितने हैं सर? एक हो तो बताओ ना, अच्छा एक एक करके बताओ फिर। लेवल ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन भी ज्यादा, सेविंग भी ज्यादा। इनकम ज्यादा, कंजम्पशन भी ज्यादा और सेविंग भी ज्यादा। वेल्थ, अच्छा मेरा एक सवाल आपसे, वेल्थ और इनकम में क्या फ़र्क है? हाँ, वेल्थ जो है वो दौलत को कहते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा सुने, वेल्थ कहते हैं दौलत, और इनकम आपकी सैलरी जो आपको हर महीने पैसे आते हैं,
जो हर महीने आपको पैसे आए ये आपकी इनकम है, और वेल्थ जो है, जो आप खानदानी रईस अमीर है तो ये आपकी वेल्थ है, ये आपकी वेल्थ है। अच्छा, वेल्थ ज़्यादा, जो लोग खानदानी अमीर होते हैं क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं? वो और ज़्यादा सेव करते होंगे, वो कहेंगे और सेव करो और सेव करो, वो नहीं कहते वो हम पहले जो है इतना इतना कुछ अल्लाह का दिया हुआ, अब क्या ज़रूरत है हमें सेव करने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो वेल्थ ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी और सेविंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेल्थ ज़्यादा थी ना, कंजम्पशन में हमने पढ़ा था, कंजम्पशन ज़्यादा तो सेविंग ऑटोमेटिकली कम। उधर भी इंटरेस्ट रेट था, इधर भी इंटरेस्ट रेट है, उधर पे करने वाला इंटरेस्ट रेट था, इधर रिसीव करने वाला इंटरेस्ट रेट है, इधर हम रिसीव कर रहे हैं। इसके लिए सुने, ये तो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये जो हम पे कर रहे हैं। अब सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, हमारे पास पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको कंज्यूम करें, कंज्यूम करके गाड़ी खरीदें, या फिर बैंक में रखवाएं पैसे, सेव करें, यहां से इंटरेस्ट ले, इंटरेस्ट अर्न करें, सूद कमाएं, सूद जो कि हराम है, हराम कमाएं हम। अच्छा, अगर ये रेट हमें मिलेगा 1%, 10 लाख में 1%, मैं कहूंगा चपेड़, मुझे नहीं चाहिए। अगर ये मुझे मिलेगा 10% और वैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, तो फायदा है ना, फिर मुझे फायदा है ना फिर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये इंटरेस्ट लूंगा, ये ऑप्ट करूंगा। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, सेविंग के केस में इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मुझे पैसे बदले में ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा मैं सूद कमाऊंगा। जल्दी जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, समझने वाली बात है। 2-3 पहले लिखा हुआ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपको पता है माशाल्लाह, पाकिस्तान में जो एक चीज नहीं है वो यही है, बाकी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है मींस ये कि हर 2 साल बाद माशाल्लाह, हर साल बाद जो है वो आपकी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। हाँ, किसी को नाराज नहीं करते, कि जिसको भी कुर्सी पर बैठने का शौक हो, मैं भी बैठ गया हूँ, आप भी बैठ सकते हैं, ये वाली नहीं। अच्छा, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, नुकसान क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू करना है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू करिए, वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टर जो है, आप लोग भी वहां पे इन्वेस्ट करते हो। आपके तो नई सोसाइटी बन रही है, यहाँ पे स्कूल हम खोलेंगे, यहाँ पे हम हॉस्पिटल्स खोलेंगे, इधर हम जो है वो कोई अपनी शॉप खोलेंगे, बिजनेस है ये। जब गवर्नमेंट ने वो शुरू किया तो साल बाद माशाल्लाह से गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरी नई जो गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने कहा ये तो गवर्नमेंट जो है बेवकूफ थी, इनको तो पता ही कुछ नहीं था, यहां पे कौन ये सेटअप शुरू कर रहा है, बंद करवाओ इसको, बंद करवाओ इसको। आपने देखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल नहीं दे सकता, और अगर आप माइंड ना करें तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी आशियाना स्कीम है। तो लोगों का पैसा जो क्या हुआ, डूब गया। तो बताएं शाबाश, अब आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जो आपको पता हो कि साल बाद ये बंद हो जाएगा, बताएं, पता नहीं उसके बाद कब खुलेगा, कोई पता नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस जाना है, और पाकिस्तान की कोर्ट में जो केस चला गया वो अच्छा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यस। तो सुने, पहले चलो नो को कंप्लीट करते हैं, ये फिर मैं आपसे पूछूंगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बताएं अब आप उस जगह पे खर्च करेंगे क्या, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या, वहां पे कंजम्पशन करेंगे क्या, वहां पे जो है वो अपने प्रोजेक्ट आप लगाएंगे अपने पर्सनल? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि वहां पे आप खर्च नहीं कर रहे, तो जब खर्च नहीं करेंगे तो पैसों का क्या करेंगे, सेव करेंगे। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो सेविंग ज्यादा होगी, बताएं फिर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर सेविंग क्या होगी, कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, फिर कंजम्पशन बढ़ेगी,
इस सूरत में कंजम्पशन कम होगी, सेविंग बढ़ेगी। ओके, एस्टेब्लिश्ड बैंकिंग, यानी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम बेहतर तो क्या होगा ये तो नहीं पता। मुझे एक बात बताएं, बैंक का वैसे टाइम आजकल 9 बजे, अगर ये फजर से पहले खुलना शुरू हो जाए, मुझे 100% यकीन है कि ये खोलने वाले बैंक के एम्प्लॉयज नहीं होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, फजर से पहले जो बैंक खुलेगा उसमें आप एटलीस्ट सेविंग नहीं करेंगे, उसमें आप पैसे नहीं रखवाएंगे। आपको जब पता है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है, मैं बैंक में पैसे रखवाता हूं, बैंक जो है वो कोई ले जाता है उधर से, मेरा पैसा तो गया। तो अगर एस्टेब्लिश्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं है, अगर नहीं है, तो फिर आप बैंक में पैसे नहीं रखवाएंगे, मींस कि आप सेविंग नहीं करेंगे। क्लियर? तो फिर आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे, उस पैसे को आप खर्च करेंगे। इस्टेब्लिश्ड बैंकिंग है तो फिर आप क्या करेंगे? सेविंग करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो आप सेविंग नहीं करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस है, ये इजी ना लीजिएगा इसको। इसी तरह सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी है, यस सिक्योरिटी, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है तो आप कर सकते हैं। अच्छा ये लाइन देखें, हाई टैक्सेस विल कॉज लेस सेविंग, हाई टैक्सेस विल कॉज लेस सेविंग्स। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, मेरे पास इधर थोड़ी सी जगह है, मैं उधर लिख लेता हूं कि पहले ओके जैसे आप कहें। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 100 रुपीज, वैसे तो आपको पता है 10,000 है। 10,000 में से मैं क्या करता हूं कि पहले मैं 9,000 खर्च करता था और 1,000 मैं सेविंग कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 1,000 में सेविंग कर रहा हूं। अब चीजों की प्राइसेस बढ़ गई। चीजों की प्राइस कैसे बढ़ी? गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, टैक्स रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। मुझे बताएं अब मेरी कंजम्पशन जो है वो 900 रहेगी या 900 प्लस टैक्स हो जाएगी? 900 प्लस टैक्स। तो ये जो टैक्स मैं कहां से पे करूंगा? मेरी सेविंग क्या हो जाएगी? कम, और ये कंजम्पशन बढ़ जाएगी। High taxes will cause less saving because people have to spend more to maintain a living standard. Subjective motivation for saving, मोटिवेशन है सब्जेक्ट, मोटिवेशन फॉर सेविंग, यानी लोग क्यों सेव करते हैं, लोग क्यों सेव करते हैं, रीजन क्या है, वजह वो कहते हैं 3 फैक्टर्स, 3 रीजन है इसके, 3 रीजन। और 3 रीजन सुने कि हमने प्रोवाइड फॉर फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर में जो है वो हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी। मैं ना इसको आसान करूंगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ ये ये देखें, ये लिखा हुआ है कि टू बिल्ड रिजर्व को अंडरलाइन करेंगे, लाइक टू सेव मनी फॉर अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस। खुदा ना खास्ता मेहमान आ गए, फिर आप भी ऐसे करते हैं ना, खुदा ना खास्ता मेहमान आ गए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, अल्लाह की रहमत होती है, क्या करते हैं आप? तो नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है, घर का एड्रेस पर व्हाट्सएप करें। अगर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस है तो उसके लिए आप थोड़े से पैसे ज़्यादा रखेंगे। पाकिस्तान में इस तरह इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? पाकिस्तान में इसकी क्लासिक एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आप कराची में है तो फिर तो आपको एग्जांपल की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा ख्याल है फिर आप रोज़ाना बेसिस पे जो है वो इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं तो ये हो सकता है कि बिजली का बिल आपका ज़्यादा आ जाए, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए। कुछ थोड़े से पैसे ज़्यादा इसलिए बचाते हैं कि पता नहीं बिजली का इस महीने का बिल कितना आना है। पैसे कमाने आपने स्पेकुलेटिव पर्पस है कि मैं सेविंग करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगा, मैं बिजनेस रन करूंगा, तो बिजनेस के लिए थोड़े से पैसे आप बचा के रखते हैं। डे टू डे परचेजेस आपने करनी है, रोजाना आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते के लिए आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी आप पैसे जोड़ते हैं, आप पैसे बचा के रखते हैं। क्लियर? ये है सेविंग के डिटर्मिनेंट्स। इसके कितने डिटर्मिनेंट्स हैं? 5। कंजम्पशन के कितने डिटर्मिनेंट्स थे? 6। ये क्या लिखा हुआ है? MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS।
इज कैलकुलेटेड इज द सेम एज एमपीसी। हमने एमपीसी कैलकुलेट करना नहीं सीखा, पता नहीं क्या है। कंजम्पशन भी क्लियर और सेविंग्स भी क्लियर। अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। लिखा हुआ है केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। बताया था ना मैंने, अब सारी जो है आगे बातें केन्स की हो रही होगी। लॉर्ड केन्स भूल गए आप, प्रीवियस लेक्चर में आया था, लकड़हारे का बेटा, वो दूर दराज जंगलों से। हाँ ये वही है। जाते जाते कहता है कि मैं आपको एक बात ना बताऊं। मैं क्या बता? कहता एक नहीं बल्कि 3 सुनो। मैं क्या पहली बात आपकी इतनी मुश्किल थी? कहता 3 और मुश्किल बातें सुनो। पहली बात कहता है इनकम बढ़ेगी। कहाँ आगे कर, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी। क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग्स भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी। दूसरी बात, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी। ये तो पहली बात थी ना। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी जरूर, पर जितनी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ेगी। मैं कहा ये क्या बात हुई? कहता बता तू। फिर से पहली बात क्या थी? इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ेगी। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी जरूर, पर जितनी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ेगी। ये लफ्ज मैं यूज करूं उतने से, मतलब क्या इसका कि अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ेगी। और तीसरी बात रहने दे, मैं तो कहता हूं बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप इतना स्टार्ट करते हैं तो बता ही देता हूं। तीसरी बात सुने, आंखें खोल के सुने, कान बंद करके आंखें खोल के। हाँ, जो पैसे आप खर्च नहीं करते उसको सेव करते हैं। ये तीसरी बात है। मुश्किल थी ना? जो पैसा आप खर्च नहीं करते क्या करते? सेव करते हैं। 3 बातें, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ेगी। दूसरी बात, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी जरूर, पर जितनी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ेगी। और तीसरी बात यह है कि जो आप खर्च नहीं करते वो क्या करते हैं? सेव करते हैं। ये 3 बातें, इन 3 बातों को कहा जाता है 3 प्रोपोजिशन ऑफ केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन। 3 प्रोपोजिशन ऑफ केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन। और एक जो एग्जामिनर है आपका वो बार बार पूछ रहा है ये इसमें से लॉ ऑफ कंजम्पशन में से। अच्छा, इसमें 2 टर्म यूज हुई है जो अभी भी आपने देखी है, एमपीसी और कहीं पे लिखा हुआ है एमपीएस। इनकम कंजम्पशन की डेफिनेशन क्या थी? इनकम का वैसा जो हम खर्च करते हैं। सेविंग की डेफिनेशन क्या थी? इनकम का वैसा जो हम सेव करते हैं। इसका मतलब यह है कि टोटल इनकम किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस। तो क्या मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू c प्लस s। इनकम बराबर है किसके? कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर है। एमपीसी एमपीएस ये क्या है? ये एमपीसी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हमारी सोच है कि इनकम का कितने % हमने खर्च करना है और कितना हमने सेव करना है। आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने पहले सोच लिया कि हमने कितना खर्च करना है और कितना हमने सेव करना है, और हमारी सोच कभी चेंज नहीं होगी। बस इतना याद रखें कि हमने सोच लिया कि इतना खर्च करेंगे, इतना सेव करेंगे, और हमारी सोच कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है?
अपने इनकम का इतने परसेंट, ये परसेंटेज में कैलकुलेट होगी ये वैल्यू। हम अपनी इनकम का फॉर एग्जांपल 70% क्या करते हैं, खर्च करते हैं, 30% क्या होगी फिर सेविंग हो जाएगी। दोनों किसके बराबर हैं, 100% इनकम के बराबर है, 100% इनकम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या, मैं ये लिख सकता हूं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वाई इनकम। और चूंकि ये मार्जिनल है और ये 100% आ जाएगा फिर 100% इनकम। तो ये लिखा हुआ एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपको पता है हर 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एमपीसी 0.7 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.3, 1 है ना, राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। कुछ बात समझ आई? ठीक है, अब सुने, अब 3 बातें उसकी सुने। वो कहता है कि जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी प्लस सेविंग्स भी बढ़ेगी। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी। दूसरी बात क्या थी कि जितने इनकम बढ़ी है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ेगी, कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ेगी। अब इसकी एग्जांपल देखें। पहले इनकम थी फॉर एग्जांपल 100 और इसमें 70 हमारी कंजम्पशन प्लस 30 सेविंग्स। ओ सॉरी, एमपीसी बताएं, शाबाश। एमपीसी इज इक्वल टू 0.7, एमपीसी 0.7 प्लस एमपीएस 0.3, यही है ना, एमपीसी और एमपीएस यही है। अब हमारी इनकम बढ़ के हो गई है 200, तो बता इनकम में चेंज कितना आया है, 100 का चेंज आया है, इनकम में चेंज आया 100 का। ये 200 बराबर होना चाहिए किसके, कंजम्पशन प्लस सेविंग से। अब मुझे बताएं एमपीसी, हमारी सोच है, हमारी सोच चेंज होगी? नो 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 नो, हमने कहा कि हमारी सोच कभी चेंज नहीं होगी। बताए 200 का 70% 140, 200 का 30% प्लस 60। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी कंजम्पशन कितने से बढ़ी है? कंजम्पशन 70 से बढ़ी है प्लस सेविंग कितने से बढ़ी है, वो 30 से बढ़ रही है। ये देखें 100 का चेंज आया, 100 का चेंज, उसमें कंजम्पशन में भी चेंज आया, सेविंग में भी चेंज आया। कितना चेंज कितना आ रहा है, क्या उतना ही चेंज आ रहा है जितना इनकम में चेंज आया है? नो 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 नो, इनकम में तो चेंज 100 है, कंजम्पशन में चेंज 70 है, कंजम्पशन में चेंज 70। अच्छा, जो पहली बात थी इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है, बिल्कुल, कंजम्पशन पहले 70 थी अब 140 हो गई है। इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन जितने इनकम बढ़ी है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ रही, कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ रही। और जो पैसे वो कहता है आप खर्च नहीं करते, वो क्या करते हैं, सेव। इसमें से कितना हमने खर्च नहीं किया, हाँ शाबाश, 100 की हमारी इनकम बढ़ी है, उसमें 70 हमने खर्च किया, 30 हमने सेव किया, 30 हमने सेव किया, पहले भी सेविंग 30, अभी भी सेविंग 30। तो एमपीएस सॉरी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 यानी 100% यानी इनकम। वाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये 3 बातें थी। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन और ये 3 बातें ऐसे समझ आ गई है तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे आसान है। ये आगे मैं एक फंक्शन लिखने लगा हूं। अब मैं एक फंक्शन लिखने लगा हूं, पॉज कीजिए जी। ये है कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, आपको याद हो कि नहीं याद हो, चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा था, टी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वाइस चांसलर। टी सी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन।
ये टोटल कंजम्पशन है, ये बराबर है किसके, ये बराबर है किसके, पहले इसको समझे, पहले इसको समझे, ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, क्या लिखा हुआ, ये a प्लस बी वाई क्या है, a का मतलब है A for autonomous, NOMOUS, autonomous consumption. सर ऑटोनोमस कंजम्पशन किसे कहते हैं, पता नहीं, भाई नहीं क्लास है और ना क्लास है, ठीक, तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये है इंड्यूस्ड, इस फंक्शन को कहा जाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। लेकिन इसमें आपको पता है कि दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल देखते हैं। वाई तो आपको पता है हम डिनोट करते हैं इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ये हमारी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम। ये बी क्या है, ये जो बी वेरिएबल है ये है एम पी सी, ये है एम पी सी, क्लियर, ये हमारी सोच है, इतना खर्च करेंगे, और आपको पता है हम अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे, ये आपको याद करवाने के लिए, आपकी आदत डालने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हम अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे, आप भी तो नहीं करते ना वही पुरानी सोच, चल कोई नहीं, खैर है। C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यह ऐसा ही है, टोटल कंजम्पशन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं कि वो कंजम्पशन वो कंजम्पशन हमारे चाहे हमारी इनकम हो या ना हो, ये कंजम्पशन फिर भी होगी, ये इतनी डीड कंजम्पशन लाइक फिक्स कॉस्ट, ये कॉस्ट फिर भी होती है फिक्स कॉस्ट, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो ना हो, ये खर्चा फिक्स खर्चा आपको फिर भी, जैसे रेंट का खर्चा था ये आपको फिर भी पे करना पड़ेगा, जैसे सैलरीज थी एम्प्लॉयज की तो वो खर्चा आपको फिर भी देना पड़ेगा। इसी तरह ऑटोनोमस कंजम्पशन, चाहे कोई इनकम आपकी हो ना हो, ये कंजम्पशन फिर भी होगी। क्या मैं इसको कह सकता हूं ये वो कंजम्पशन है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। और ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन ये डिपेंड करती है डे कंजम्पशन किस पे, डिपेंड्स ऑन इनकम। अच्छा बताएं फिर, इनकम ज्यादा तो ये कंजम्पशन भी ज्यादा, इनकम कम तो ये कंजम्पशन कम, ओके। C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, सी क्या है, टोटल कंजम्पशन इक्वल्स टू फिक्स कंजम्पशन प्लस वेरिएबल कंजम्पशन, आप इसको अंडरलाइन करके ऊपर लिख सकते हैं, फिक्स टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू फिक्स कंजम्पशन, ये खर्चा होगा चाहे इनकम हो ना हो, प्लस ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ये वेरिएबल कंजम्पशन है, वेरिएबल का मतलब यह है कि ये कंजम्पशन चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू इनकम, इनकम ज्यादा तो हमें पता है कंजम्पशन भी ज्यादा, सेविंग भी ज्यादा, तो ये कंजम्पशन फंक्शन पड़ा है तो कंजम्पशन भी ज्यादा। C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। उधर नहीं जा रहे अभी, आप मुझे बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए है 80 और इनकम है 100 और बी है 0.8, सी बताएं, कैलकुलेट करें। C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए की जगह पे लिखेंगे 80 प्लस बी जो है 0.8 है एम पी सी, अगर मैं यहाँ पे एम पी सी भी लिखता तो आपको पता है कि ये बी ही है, 0.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 80 प्लस ये भी 80 आ जाएगा इक्वल्स टू 160, तो टोटल कंजम्पशन किसके बराबर है, 160 के बराबर। अच्छा बताएं फिर, एम पी सी इज इक्वल टू 0,
MPC 0 है, तो MPC 0 है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इक्वल्स टू 0, टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू A, ये नहीं फिक्स्ड कंजम्पशन, ये नहीं फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कंजम्पशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो सकती है बिल्कुल, जब वेरिएबल 0, इधर आ जाएगा अब 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये 80। चलिए इधर है, C इज रिप्रेजेंट टोटल कंजम्पशन, इसके दो हिस्से ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन, हम स्टडी कर चुके हैं। B रिप्रेजेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, Y रिप्रेजेंट डिस्पोजेबल इनकम, उसके बाद इसकी सारी कैलकुलेशन है, इसके बाद इसकी कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन देखते रहिएगा, है बहुत आसान, ये बहुत आसान, बल्कि क्या इधर से देखेंगे, ये हमारी इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, MPC, MPS। फॉर एग्जाम्पल इनकम इस वक्त है, सॉरी ए है 80, MPS है 20%। तो अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कंजम्पशन और बाकी सारी चीज़ें। अगर इनकम ज़ीरो, तो कंजम्पशन कितनी होगी, इनकम ज़ीरो तो कंजम्पशन कितनी होगी, हर एक स्टेज पे अपने हमने कंजम्पशन और सेविंग कैलकुलेट करनी है। इनकम ज़ीरो है, कंजम्पशन कितनी होगी, C बराबर है A प्लस बी वाई के, हाँ यही C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई विच इज इक्वल्स टू A है 80 प्लस B, अब क्या फाइंड करना है MPC, MPC तो हमें पता ही नहीं, हमें तो MPS पता है, हमें ये भी पता है ना MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, तो अगर MPS जो है वो 20% है, तो क्या हम MPC कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 माइनस 20%, MPC इक्वल्स टू 80%, क्लियर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.8 और इनकम 0, तो बताएं 0 इंटू एनीथिंग इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू 80, तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, कंजम्पशन हो गई 80, क्लियर। सेविंग कितनी होगी, सेविंग बताएं शाबाश, सेविंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है कोई फॉर्मूला, है कोई फॉर्मूला, याद करें, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, इधर लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इधर y 0 है, इक्वल्स टू 80 प्लस एस, एस इज इक्वल टू माइनस 80। फॉर एग्जाम्पल इनकम है 10, फॉर एग्जाम्पल इनकम है 10, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इनकम 10 है ना, तो 80 तो A है ना, ये A तो 80, वो तो कांस्टेंट है, प्लस इधर हमें क्या चाहिए B, MPC, और MPC अभी हमने कैलकुलेट किया 80%, ये हमारी सोच है जो कि चेंज नहीं होगी, इनटू 10, भैया 100 कर देते हैं, 100 करते हैं तो फिर इजी हो जाएगा, हम इधर 100 लिख देते हैं, हम लिखते हैं इधर 100, इनकम 100, 100 इंटू 8, 80, 80 प्लस 80 इक्वल्स टू
160, कंजम्पशन हो गई 160, सेविंग कितनी होगी? अब इनकम थी कितनी? 100 इक्वल्स टू कंजम्पशन 160 प्लस सेविंग इज इक्वल टू 100 माइनस 160 इक्वल्स टू -60 -60। अगर हम इनकम हो जाए 200, कंजम्पशन कितनी होगी? 80 प्लस 0.8 इंटू 200, 8 2 16, 160 प्लस 60 240, कंजम्पशन कितनी होगी? 240। इनकम हो गई 200, y इज इक्वल टू 200, कंजम्पशन इक्वल्स टू 240 प्लस सेविंग्स, s इज इक्वल टू 200 माइनस 240, 240 दूसरी तरफ चला जाएगा ना, इक्वल्स टू -40, तो इसका मतलब सेविंग -40 हो गई। ये इनकम हो गई 300, आप भी कैलकुलेट करें, ये हो जाएगी 280 प्लस 0.8 इंटू 300, 320, जी हमारी कंजम्पशन हो गई 320। अब कंजम्पशन है 320, सेविंग कैलकुलेट करें, इनकम 300, कंजम्पशन 320 प्लस सेविंग कितनी है? सेविंग इज इक्वल टू 300 माइनस 320 इक्वल्स टू -20, तो -20 क्या हो गई? सेविंग हो गई, -20 है सेविंग। अच्छा अगर इनकम हो जाए 400 तब क्या होगा? इनकम 400, इनकम इज इक्वल टू 400, 80 ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.8 हमारी सोच जो कि हम कभी चेंज नहीं करेंगे, इनटू 400 हमारी इनकम। अब करें 8 चौके 32, 320 इक्वल्स टू 400, कंजम्पशन भी 400, कंजम्पशन भी होगी 400 और सेविंग 0, सेविंग 0। नेक्स्ट 500, तो ये हो जाएगा, आप बेशक करके देख लें, 480 एंड ये 20। अच्छा ये हमारी सोच थी ना, हमारी सोच कितनी है? 80%, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.8 0.8 0.8, इधर इसलिए नहीं लिख रहा कि मेरी इनकम कोई नहीं है, 0.8 0.8 0.8 और इधर 0.2 0.2 0.2 0.2 एंड 0.2। अच्छा अब एक दो बातें गौर से सुने, MPC और MPS ये दोनों कभी 0 नहीं हो सकते, हमारी सोच कभी 0 नहीं हो सकती, अंडे वाले सोच, अंडा सोच हमारी नहीं हो सकती, हमारी सोच जरूर होगी इतना इंशाल्लाह सेव करेंगे, इतना हम अपनी इनकम का खर्च करेंगे। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा, कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती। टोटल कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, टोटल कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, टोटल कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती। हाँ एक चीज जो 0 हो सकती है वो क्या है? सेविंग में और मे नॉट बी 0, सेविंग 0 हो सकती है, और ये देखें यहां पे सेविंग 0 हो रही है, यहां पे सेविंग 0 हो रही है। हमारी सोच कभी 0 नहीं होगी, कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, कभी ऐसे ही नहीं हो सकता कि हम कुछ भी पैसे खर्च ना करें, कोई भी पैसे खर्च ना करें। अच्छा अब आपका अगला सवाल क्या होगा, सर ये जो सेविंग है ये -80 कैसे हो सकती है? सर हमारी इनकम नहीं है तो हमारी कंजम्पशन कैसे हो सकती है? यानी इनकम कोई नहीं फिर भी हम खर्च कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है?
इसकी क्लासिक एग्जाम्पल तो आप खुद हैं। आप खुद हैं, बताएं आपकी इनकम है कोई? आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, खर्च आप फिर भी करते हैं घर वालों से पैसे लेके। अब घर वालों से पैसे आपको मिलते हैं, वो क्या है? वो है इज द टाइप ऑफ लोन। वो आपने लोन लिया। ये जो माइनस में सेविंग है, इसको मैं कहता हूं समझाने के लिए कि ये ऐसा ही है जैसे आपने घर वालों से लोन लिया हो। आपने घर वालों से लोन लिया, बताएं आपने वो सारे का सारा खर्च किया, आपकी इनकम कोई नहीं थी। फिर जब आप इंशाल्लाह आर्टिकल्स में जाएंगे, आपकी जो है वो इनकम आती रहेगी, थोड़ी बहुत इनकम अब आएगी। जैसे जैसे आपकी इनकम आएगी, जैसे जैसे आपकी इनकम आएगी, बताएं शाबाश, इनकम बढ़ रही है, आपके खर्चे होने चाहिए, खर्चे ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होंगे खर्चे। इनकम के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपकी सेविंग भी बढ़नी चाहिए, सेविंग ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सर यहां पे तो 80 लिखा हुआ है और 60 लिखा हुआ है, ये तो सर सेविंग कम हो रही है। नो नो नो, ये माइनस साइन भी तो है ना, ये माइनस साइन है। और आपको पता है माइनस में जितनी वैल्यू कम होती है उतनी वैल्यू बढ़ती है, उतनी वैल्यू ज्यादा होती है। केस के तीन बातें याद है? इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी जरूर, पर जितने से इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ेगी। और जो पैसा हम खर्च नहीं करते वो क्या करते हैं? सेव करते हैं। ये देखते रहे। अब सबसे पहले जो हमने लिखा था y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी इनकम बराबर है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। उसके बाद इसको इंक्रीज भी करेंगे और अब मैं 1 बाय 1 साबित भी करूंगा। ठीक है, साबित किया तो मान जाएंगे ना फिर। कंजम्पशन इक्वल्स टू 80, सेविंग इज इक्वल टू प्लस है, प्लस प्लस साइन, -80। बताएं शाबाश, किसके बराबर है? 0 के बराबर। क्यों? 80 - 80 इज इक्वल टू 0। साबित हो गया, इनकम बराबर है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। उसके बाद दूसरी क्या बात है? अच्छा, इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं। 100 इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इनकम 100 इज इक्वल टू 160 - 60 इक्वल्स टू 100। 200 इज इक्वल टू 240 - 40 इक्वल्स टू 200। ये पहली बात जिधर भी आप लगाएंगे हर जगह पे एप्लीकेबल है। 400 इज इक्वल टू 400 प्लस 0, 400। फिर 500 इक्वल्स टू 480 प्लस 20, 500। ये पहली बात साबित होगी। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी इनकम बढ़ेगी, उसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ेगी, पर कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इनकम बढ़ रही है। शाबाश, इनकम बढ़ी है, यस बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? 100 रुपए से बढ़ी है। पहला मेरा सवाल ये, क्या कंजम्पशन बढ़ रही है? क्या कंजम्पशन बढ़ रही है? यस बढ़ रही है। क्या सेविंग बढ़ रही है? यस बढ़ रही है। सेविंग -80 से -60 पे चली गई है, तो ये सेविंग बढ़ रही है ना। कितने से कंजम्पशन बढ़ी है? कितने से? 80 से। सेविंग कितने से बढ़ी है? 20 से बढ़ी है। इनकम कितने से बढ़ी थी? 100 से बढ़ रही है। क्या कंजम्पशन भी उतने से बढ़ रही है जितने से इनकम बढ़ी है? नो, इनकम 100 से बढ़ी है, कंजम्पशन 80 से बढ़ी है। ओके जी, इनकम बढ़ रही है तो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ रही है और सेविंग भी बढ़ रही है। लेकिन जितने से इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ रही। दूसरी बात ही है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी, पर जितनी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ेगी। तो कंजम्पशन 80 से बढ़ रही है। चले इधर भी देखते हैं। इधर देखें, इनकम बढ़ी है कितने से? 100 से। कंजम्पशन भी बढ़ रही है, ये बात साबित होगी दूसरी। अब जितने से इनकम बढ़ी है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ी, ये साबित करना है। कंजम्पशन भी 80 से बढ़ रही है। सेम इज द केस, इसी तरह भी होगा। लेकिन पहले क्या बताएं, सेविंग कितने से बढ़ रही है? सेविंग तो सर कम हो रही है, 60 से 40 सेविंग कम हो रही है। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव। जितना कम होगा माइनस में वैल्यू जितनी कम होगी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सेविंग जो है वो बढ़ रही है 20 से। और ये आपको पता है हमारी सोच है, और हम अपनी सोच के भी बात के पक्के होने चाहिए। इधर देखें, इधर भी चेंज आएगा। इनकम में 100 और कंजम्पशन में इक्वल चेंज आ रहा है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, हर जगह पे जो चेंज है हर स्टेज पे वो सेम क्यों है? सेम क्यों है? ये सेम इस वजह से है क्योंकि हमारी सोच क्या है, ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रही।
हमारी सोच चेंज नहीं होगी तो ये जो नंबर्स हैं ये भी चेंज नहीं होंगे, कंजम्पशन और सेविंग भी चेंज नहीं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि आप स्टूडेंट हैं अभी, अब अभी आपकी इनकम कोई नहीं है, लेकिन खर्चा फिर भी करते हैं, खर्च फिर भी करते हैं, वो घर से लोन लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी है, जब इंशाल्लाह आप आर्टिकल्स में जाएंगे, थोड़ी बहुत इनकम होगी तो उस वक्त आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और आपकी सेविंग्स भी बढ़ रही है। अब घर वालों को रिटर्न करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन घर वाले को अब ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, ये अब थोड़े थोड़े पैसे ले रहे हैं। और जब इंशाल्लाह आपके 2-4 पेपर पास होंगे या जब आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर आपकी इनकम इतनी बढ़ेगी कि आपको घर वालों से ज़रूरत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर आप घर वालों को फाइनेंस भी करेंगे, घर वालों को पैसे देंगे, लोन सारा वापस कर दिया आपने, अब घर वालों को भी पैसे दे रहे हैं। अब जो है वो फिर कोई उम्मीद है कि कुछ होगा। ठीक है, तो ये थी सारी बातें यहाँ तक। अब देखते हैं इधर से, अल्लाह करे इधर भी यही लिखा हो। एमपीसी के बारे में हमारी सोच कि इनकम का कितने % हम खर्च करेंगे, और उसके बाद एमपीसी प्लस एमपीएस, इसको तो हमने साबित किया है। अच्छा, एपीसी इक्वल्स टू सी प्लस वाई, पता सी डिवाइड बाय वाई, पता नहीं क्या ये, छोड़ें इसको। एमपीसी रिमेन्स स्टेबल और टाइम, हमारी सोच चेंज नहीं होगी। इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन इनकम। बढ़ी है ना, तो हमारी सोच जो है वो चेंज नहीं होगी। हाँ, ये जो है वो चेंज होगी, ये पता नहीं क्या है, इसको अभी छोड़ें। बाकी ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको ये टेबल और इसमें जो कंजम्पशन सेविंग का रिलेशनशिप है प्लस एमपीसी और एपीसी, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपको बात समझ आ गई तो बस आज की कहानी आपको पूरी समझ आ गई। कंजम्पशन और सेविंग के बारे में अगले अभी नेक्स्ट पार्ट में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं।